Hello friends, this is Amjad Hussain. So today we are going to talk about the theory of natural selection, also known as Darwin theory of evolution. So let's talk about little bit about Darwin. Darwin was an English naturalist born in 1809 and died in 1882 in England. He was a famous dominant figure among the biologists of 19th century. He made an extensive study of nature for over 20 years, especially in 1831 to 1836. ये जो 5 साल थे डार्विन के लाइफ का टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस 5 साल में उसने एक समुद्री सफ़र स्टार्ट किया था जो 27 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था 1831 में और अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ था। तो मेनली उसने ये जो सफ़र किया था एक शिप पे किया था जिसका नाम था HMS बीगल। और इस सफ़र में उसने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया, मेनली जो गैलापागोस आइलैंड था साउथ अमेरिका में, और उसी तरह से दूसरे आइलैंड्स को भी उसने एक्सप्लोर किया था। तो ये जो ट्रिप या वोएज हम बोल सकते हैं उसमें उसने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और एक स्टार्टिंग पॉइंट था ये जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था डार्विन के उसका। बहुत सारे चीज़ों को उसने ऑब्जर्व किया, जैसे कि ही कलेक्टेड द ऑब्जर्वेशन ऑन एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, रिमार्केबल सिमिलरिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स, वंडरफुल अडाप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। साथ साथ में ये जो ऑब्जर्वेशन थे उसके लिए उसने एविडेंस भी कलेक्ट किए जो इस ऑब्जर्वेशंस को सपोर्ट कर सके। तो तो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस इस ट्रिप के दौरान डार्विन ने किया था वो था सबसे पहले एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स इन नेचुरल इन्वायरमेंट, कि जो प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे उस आइलैंड पे या उस जगह पे, तो वो एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे अडाप्ट हुए। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा उसने ऑब्जर्व किया बर्थ एंड सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ की, जो बर्थ रेट्स हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का वो क्या है। ठीक है। और सर्वाइवल रेट क्या है उन स्पीशीज़ का। तो उसने कंपेयर किया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बर्थ और सर्वाइवल रेट को। देन उसके बाद उसने बहुत सारे जो फॉसिल्स थे जो एक्सटिंक्ट हो गए उनको उसने स्टडी किया, और जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है और जो फॉसिल्स या जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है उसको उसने ऑब्जर्व किया। तो हम सिंपली इसका क्रक्स ऐसा बोल सकते हैं कि मेनली उसने वेरिएशंस देखे स्पीशीज़ के बीच में, या वेरिएशंस को ऑब्जर्व किया दो डिफरेंट स्पीशीज़ के। तो जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स उसने ऑब्जर्व किए गैलापागोस आइलैंड में वो था इग्वाना, जैन ट्रोटाइस और फिंचिस। तो उसने उस गैलापागोस आइलैंड पे देखा है कि ट्रोटाइस जो वेरिएबल दिखते थे किसमें, लुक्स में भी और वेट में भी। इग्वानास को देखा उसने डिफरेंट आइलैंड, उनका जो वेरिएबल अपीयरेंस था। फिंचेस थे वहाँ पे, डार्विन फिंचेस जिसको कहा जाता है, तो उनका जो फीडिंग हैबिट था वो डिफरेंट था। ठीक है। तो उनकी जो बीक स्ट्रक्चर्स थे वो डिफरेंट थे, जैसे कि कुछ जो फिंचेस थे उनके बीक्स मॉडिफाइड थे इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स खाने के लिए, किसी के नेक्टर्स खाने के लिए, किसी के सीड्स, किसी के फ्रूट्स। तो डिफरेंट फिंचेस के जो बीक्स थे अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट वो मॉडिफाई हो चुके थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो डार्विन ने ऑब्ज़र्व की अपने ट्रिप के टाइम पे। तो जब वो वापस आया अपने ट्रिप से तो उसने क्लोज स्टडी की जितने भी स्पीसीमेन उसने कलेक्ट किए या जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किए थे डिफरेंट आइलैंड से, और डीप रिसर्च किया, और एक एक स्पीशीज़ को वो उसने अच्छे से पढ़ा उनके बारे में। उसके ऑब्जर्वेशन के साथ साथ वो बहुत सारे दूसरे लोगों से भी मोटिवेटेड था, जैसे कि माल्थस था। माल्थस के इसी से वो बहुत मोटिवेटेड था जिससे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। तो उससे उसको आइडिया मिला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से। ठीक है। देन उसके बाद उसने और एक आइडिया लिया
प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो चार्ल्स लिन ने लिखा था, तो उसने चार्ल्स लिन ने उस प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में ये लिखा था कि जो अर्थ है हज़ारों साल पहले जिस तरह वो इस शेप में आया था उसी तरह उसमें अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। तो डार्विन ने ये सोचा कि अगर अर्थ में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो ह्यूमंस में भी या एनिमल्स में भी ऐसा हो रहा होगा शायद। तो फाइनली उसी की तरह और एक साइंटिस्ट था जो इसी इवोल्यूशन पे काम कर रहा था, दैट इज़ अल्फ्रेड रसल वेलेस। तो वो मेनली काम कर रहा था आर्चिपेलेगो पे, एशिया में। तो वहाँ से उसने डार्विन को चिट्ठियाँ लिखी, ठीक है। तो उसको अपने जो स्टडीज़ है उसके बारे में बताया। तो उसने इस अल्फ्रेड रसल वेलेस के स्टडीज़ या फाइंडिंग्स से भी आइडिया लिया और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचा। तो दोनों का वर्क जॉइंटली पब्लिश हुआ था प्रोसीडिंग ऑफ लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1858 under the title on the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of varieties and species by natural selection। तो इसे डार्विन वेलिस थ्योरी भी कहा जाता है। तो डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसको अपने एक बुक में एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसमें 1859 में। तो इतना रिसर्च करने के बाद डार्विन ने कुछ थ्योरीज पुट फॉरवर्ड किए थे जिसमें कुछ यहाँ पे लिखे हुए जैसे कि कॉमन डिसेंडेंट थ्योरी, ग्रेजुलेशन या म्यूटेशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पहला थ्योरी दैट इज कॉमन डिसेंडेंट, वो क्या कहता है देखो, ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव वन कॉमन एंसेस्टर इन द पास्ट एंड विद द चेंज इन क्लाइमेट एंड हैबिटेट दे डिसेंडेड फ्रॉम दैट अननोन एंसेस्टर। तो ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनका एक सिंगल एंसेस्टर था, ठीक है, पास्ट में, और क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट चेंज की वजह से वो डिसेंड हो गए नए ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, एक single ancestor से। Over a period of time, the changes within them got collected, resulting in their survival for the changing environment, also termed as adaptation। तो ये जो environment change होने की वजह से उनमें जो changes आ गए वो उनमें permanent हो गया, और वो जिसको हम क्या बोलेंगे adaptation, अब वो उस environment के हिसाब से adapt हो गए, अब वो change उसमें permanently आ गए, जिससे उनकी जो survival capacity है वो बढ़ गई। तो जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज़ द ग्रेजुअलिज्म, ठीक है। तो जो इवोल्यूशन है वो फास्ट प्रोसेस नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, एकदम से इवोल्यूशन नहीं होता है। तो उसने ग्रेजुअलिज्म में क्या कहा कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ किस पे डिपेंड करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। जब जो चेंजेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ जब वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वही जो चेंजेस उसमें हुए हैं वो सब पाइलअप हो जाएगा और एडाप्टेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हम उस स्पीशीज़ को क्या बोलेंगे, वो स्पीशीज़ इवॉल्व हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन। तो एक समय के बाद जब चेंजेस ऑकर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो चेंजेस क्या करता है, या तो वो स्पीशीज़ इस स्पीशीज़ को क्रिएट करता है जो सिमिलर होंगे अपीयरेंस में या कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे अपीयरेंस में या बिहेवियर में अपने एंसेस्टर्स से, ठीक है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्पीशीज़ मल्टीप्लाई इधर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक टू देयर एंसेस्टर और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दैन दैट ऑफ देम। स्पीशीज़ फॉर्म होंगे या तो वो अपने एंसेस्टर के तरह होंगे बिहेवियर या अपीयरेंस में, या तो उनसे वो डिफरेंट होंगे अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो जो चौथी थ्योरी थी वो थी नेचुरल सिलेक्शन, है जिसको हम क्या बोलते हैं डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि जितने भी स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म हैं वो एराइज होते हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल इनहेरिटेड वेरिएशंस, ठीक है। जो वेरिएशन क्या करता है उस इंडिविजुअल जिसमें ये वेरिएशंस हुए हैं उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। कौन सी एबिलिटी, compete करने की, सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो ये एबिलिटी इंक्रीज़ कब होगी, जब कुछ चेंजेस आएंगे उस पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो वो
जिस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करेगा, ठीक है, उस अपने आप में ऐसे चेंजेस लाएंगे जिससे वो उस इन्वायरमेंट में पर्टिकुलरली अच्छे से compete कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डार्विनिज्म या थ्योरी ऑफ evolution by natural selection. Darwin has also stated that this theory is a mechanism for origin and evolution of new species. तो हम देखते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं डार्विनिज्म के, वो है पहला ज्योमेट्रिक इंक्रीज या ओवर पॉपुलेशन हम जिसको बोलेंगे, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये दोनों कंपटीशन में आता है, वेरिएशंस दैट इज़ म्यूटेशन हम उसको बोलेंगे, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, देन इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस, देन 7 स्पीसीएशंस। तो हम एक एक करके देखेंगे, जो पोस्टुलेट्स उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। जो पहली चीज़ थी जो डार्विन ने ऑब्जर्व की और पोस्टुलेट की, वो था ज्योमेट्रिक इंक्रीज। तो डार्विन ने कहा कि जो पॉपुलेशन है उसके पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है ज्योमेट्रिकली, दैट इज़ डबल्स आफ्टर सर्टन पीरियड विच वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, and the reproductive power of living organism are much more than required to maintain the number, ठीक है। तो उसने ऐसे कहा कि जो रिप्रोडक्टिव पावर है या कैपेसिटी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सर्वाइवल कैपेसिटी है उससे, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो पेरीमेशियम है वो 24 आवर्स में 3 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन रहा तो एक सिंगल पेरीमेशियम लगभग 280 मिलियन पेरीमेशियम बना सकता है सिर्फ एक महीने में, ठीक है। और 5 साल में पेरीमेशियम इतना रिप्रोड्यूस कर सकता है कि उसका जो मास है वो अर्थ से 10,000 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है पेरीमेशियम की, ठीक है। उसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे हम कॉड का या फिशेस का। तो एक कॉड जो फीमेल है वो 1 मिलियन एग प्रोड्यूस करता है एक साल में, ठीक है। अगर वो सारे एग्स डेवलप हो गए एडल्ट्स में और उन्होंने यही प्रोसेस रिपीट किया तो 5 साल में ही पूरा जो अटलांटिक ओशन है वो बढ़ जाएगा इनके पॉपुलेशन से। तो ये दो एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है या रिप्रोडक्टिव पावर है ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत ज़्यादा है। So these examples confirm that every species can increase manifold within a few generations and occupy all the available space on the earth provided all survive and repeat the process. So the number of species will be much more than can be supported on the earth. जो अगर इसी तरह उन्होंने रिपीट किया, यही इसी तरह रिप्रोडक्शन किया, फिर उन वो जितने भी ऑफस्प्रिंग से वो सर्वाइव कर पाए उस इन्वायरमेंट को, और देन उन्होंने फिर से यही जो प्रोसेस है वो रिपीट किया, तो जो अर्थ है उस पर इतना अवेलेबल स्पेस नहीं है कि जितने भी इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को वो ऑक्यूपाई कर सकें, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, जो इंडिविजुअल्स है उनका नंबर हर एक स्पीशीज़ का वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लंबे समय के लिए। और इसका मतलब ये है कि कुछ पावर है या कुछ कंट्रोल है जो इन चीज़ों को कांस्टेंट रख रहा है, ठीक है, ना किसी स्पीशीज़ के पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, ओवर पॉपुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो कुछ है जो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है ताकि उनका जो नंबर है वो लिमिट में रहे या कंट्रोल में रहे या कांस्टेंट रहे। अब तो जो दूसरा पोस्टुलेट है वो है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। तो डार्विन स्टेट्स दैट दो अ पॉपुलेशन टेंड्स टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली द फूड इंक्रीजेज ओनली अर्थमेटिकली। तो उसने कहा कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है बट जो फूड इंक्रीज है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन।
तो ये दो चीज़ें हैं, एक मैंने आपको पहले बताया कि जो अर्थ पे इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, और दूसरा जो ये फूड जो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है किसके लिए, जो ट्रेमेंडस इंक्रीज है पॉपुलेशन में उसको कंट्रोल करने के लिए। सो दीज आर द टू लिमिटिंग फैक्टर ऑन द ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं, वो क्या है, मेजर पार्ट है किसका, कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट का। तो हम बोलेंगे कि इस इन्वायरमेंट का इतना कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो कैरिंग कैपेसिटी में ये दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ द, एक तो फूड और दूसरा स्पेस। अगर किसी इन्वायरमेंट का या किसी जगह का कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए। तो ये दो चीज़ें क्या थी, मेजर लिमिटिंग फैक्टर थे। दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं जो अवेलेबल रहता है या प्रेजेंट रहता है इन्वायरमेंट में, जैसे कि प्रीडेटर्स हैं, पैथोजेंस हैं, स्ट्रगल है, अनफेरेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ड्रॉट, फ्लॉट एट्सेट्रा। तो ये दो दूसरे लिमिटिंग फैक्टर्स है जो एक पॉपुलेशन को, एक स्पीशीज़ के पॉपुलेशन को क्या करता है, अंडर कंट्रोल करता है या अंडर अंडर कंट्रोल रखता है या उसको लिमिटेड रखता है। सो दीज लिमिटिंग फैक्टर्स do not allow a population to grow indefinitely and tend to keep their number within the carrying capacity of the environment। तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर्स है उसको पॉजिटिव चेक्स कहा, किसने, माल्थस ने अपने आशय में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जब मल्टीप्लिकेशन रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो स्पेस कम हो जाएगा और फूड भी कम हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो कैरिंग कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की कम होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। अगर वो सेम रिसोर्स पे डिपेंड करते हैं तो उनका जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस कंपटीशन में हर कोई जीतना चाहता है और हर कोई आगे रहना चाहता है, ठीक है। सो दिस कंपटीशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ लाइक फूड, स्पेस, मेट एट्सट्रा इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये जो कंपटीशन है किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए या मेटिंग के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो मेनली तीन टाइप्स के रहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। इंट्रास्पेसिफिक मीन्स जो सेम स्पीशीज़ के बीच में हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्पेसिफिक। जैसे कि टू डॉग स्ट्रगलिंग फॉर अ पीस ऑफ मीट, तो दोनों एक स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और वो एक ही रिसोर्स पे डिपेंड है, दैट इज़ दोनों मीट खाना चाहते हैं, ठीक है, बट उन दोनों में से सिर्फ एक को ही वो मीट मिलेगा। तो दैट इज़ ए इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। या दो स्नेक्स होंगे एक पर्टिकुलर जगह में और वहाँ पे एक माउस है, सिंगल माउस, तो वो दोनों उस सिंगल माउस के लिए compete करेंगे। तो इस टाइप के कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। देन इंटरस्पेसिफिक, जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक। जैसे कि कंपटीशन बिटवीन ए प्रेडेटर एंड ए प्रे, ए स्नेक ट्राइंग टू कैच अ रैट एंड लेटर ट्राइंग टू स्केप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। तो इसका एग्जाम्पल है प्रीडेटर इन प्रे और दूसरा है पैरासिटिज्म। तो ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इस टाइप के कंपटीशन के। जो तीसरा कंपटीशन है वो है इन्वायरमेंटल कंपटीशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंट है, एक्सट्रीम एडवर्स इन्वायरमेंट, उसके बीच में कंपटीशन रहता है। जैसे कि एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, ड्रॉट, फूड, अर्थक्वेक्स, लाइट एट्सट्रा। तो ये अगर इनके बीच और ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल कंपटीशन, ठीक है। तो इससे भी बचना इम्पोर्टेंट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या स्पीशीज़ को, ताकि अपने पॉपुलेशन को वो आगे बढ़ा सके। तो ये कुछ टाइप्स के कंपटीशन है जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, स्ट्रगल फॉर
एग्जिस्टेंस के लिए। तो इन तीनों कंपटीशन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए, दैट इज़ द इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, जो सेम स्पीशीज़ के बीच में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सेक्सुअल सिलेक्शन। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, जो एक कॉक होगा मोर ब्यूटीफुल कॉम और प्लामेज के साथ, उसका बेटर चांसेस है कि वो एक हैन के साथ मैटिंग कर सके। किसके बरअक्स, जो कॉक जिसका कॉम ब्यूटीफुल नहीं होगा और प्लामेज वेल डेवलप नहीं होगा, तो उसके चांसेस बहुत कम है मेटिंग के। तो ये एग्जांपल है किसका, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का और मेनली सेक्सुअल सिलेक्शन का। तो ये जो स्ट्रगल है ज़िंदगी और मौत के, तो इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो सेक्सुअल मेचॉरिटी तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स ही सरवाइव कर पाते हैं और रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच पाते हैं। और ये जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो नेचर में होता रहता है, और बहुत सारे फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल जो एलिमिनेट करता है कुछ इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और एवरी स्टेज पे होता है ये लाइफ साइकिल के, चाहे वो एग से लेके लार्वा हो या लार्वा से लेके एडल्ट तक, तो हर स्टेज पे ये जो स्ट्रगल है वो होता है। सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक्ट एज एन इफेक्टिव चेक ऑन एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीशीज़। तो ये एक चेकिंग पॉइंट की तरह काम करता है कि किसी भी इंडिविजुअल या स्पीशीज़ का पॉपुलेशन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेचर एक चेक करता है। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट है डार्विनिज्म का, दैट इज़ वेरिएशन। सो वेरिएशन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। द डिफरेंसेस इन शेप, size, behavior and structure of closely related individual of same species in the same environment are called variations, ठीक है। तो वेरिएशन क्या है, एक रॉ मटेरियल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो आप देखते हैं सेम स्पीशीज़ में आपको डिफरेंट शेप देखने को मिलता है, साइज देखने को मिलता है, बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। इवन वो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होने के बावजूद भी। तो इस टाइप के डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशन इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ नेचर नो टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई भी दो इंडिविजुअल्स सेम नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, ठीक है। तो ये जो एवर लास्टिंग कंपटीशन रहता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो वो एक दूसरे को मजबूर कर देते हैं कि वो उस कंडीशन के या उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो, और जो नेचुरल रिसोर्स से उसको यूटिलाइज करे और वहाँ पे वो सक्सेसफुली सरवाइव कर सके। तो जो ये आइडिया था एडाप्टिव फिटनेस का, वो डार्विन के माइंड में तब स्ट्रक किया जब उसने गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो डार्विन ने जनरली दो टाइप्स के वेरिएशन को एक्सप्लेन किया है, एक कंटिन्यूस वेरिएशन जिसको फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएशन जिसको उसने स्पॉट्स भी कहा, किसने, डार्विन ने। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि स्पोर्ट्स को किसने स्टेट किया था, तो आप बोल सकते हो डार्विन ने डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को स्पोर्ट्स कहा था, ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएशन क्या है या फ्लक्चुएशन क्या है, तो जैसे कि आपका जो हाइट है, ठीक है, तो वो डिफरेंट रहता है, किसी का 5 फुट, किसी का 6 फुट 7 8 9, ठीक है, किसी को उससे भी कम हो सकता है, 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच। तो वो क्या है, कंटिन्यूस वेरिएशन है, तो उसमें आपको कोई लिमिट नहीं है। बट डिसकंटिन्यूस क्या है, तो वो एक लिमिट में रहता है, जैसे कि मेल हो अब फीमेल हो, दिस इज़ ए डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। जैसे कि आपका ब्लड ग्रुप है AB O, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव OAB, तो एक लिमिट में रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस के इफ़ेक्ट के बेसिस पे वेरिएशन को डिवाइड किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है किसमें, न्यूट्रल, हार्मफुल और यूज़फुल वेरिएशंस में। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको हार्मफुल वेरिएशन का, जैसे कि अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल की डिफिशिएंसी होगी, तो वो जो वेरिएशन उसमें आया है तो वो उसके लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि वो
वहाँ पे फूड नहीं बना सकता या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है। सो दैट वेरिएशन विल बी हार्मफुल टू दैट प्लांट। डार्विन ने ये भी कहा कि जो एडाप्टेशंस होते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से, वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें यूज़फुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि इंक्रीज स्पीड इन द प्रे, ठीक है, या इंक्रीज वाटर कंजर्वेशन इन प्लांट्स। तो ये जो वेरिएशंस है वो क्या है, यूज़फुल है और कंटिन्यूअस है। तो इनकी वजह से जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं उसको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ताकि वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। तो इन वेरिएशंस की वजह से उनको जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है उसमें हेल्प मिलती है। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है कि जब हम अपने मर्ज़ी से किसी सिलेक्टेड कैरेक्टर्स को चूज़ करते हैं या इंडिविजुअल्स को चूज़ करते हैं जिसमें सिलेक्टेड कैरेक्टर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बट नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो नेचर है वो उन्हीं इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करता है जिसमें यूज़फुल कंटिन्यूस वेरिएशंस हुए हैं और वो बेस्ट एडाप्टेड है उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। और जो लेस फिट या अनफिट इंडिविजुअल्स है उसको नेचर रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो डार्विन ने क्या कहा कि जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है वो एकदम से अपीयर होता है या अपीयर सडनली एंड विल मोस्टली बी हार्मफुल, और वो क्या रहता है, मोस्टली हार्मफुल रहता है और उनको नेचर सेलेक्ट नहीं करता है। सो द नेचुरल सिलेक्शन इज एन automatic and self-going process and keeps a check on the animal population। तो ये सॉर्टिंग आउट करना किसका, जो ऑर्गेनिज्म जिसमें यूज़फुल वेरिएशंस हुए हैं, किसमें से, जो हिटेरोजेनस पॉपुलेशन है उसमें से, उसको डार्विन ने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन, और वैलेस ने उसको कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया जिराफ का एग्जांपल लेके। तो उसने कहा कि जो शॉर्ट नेक और शॉर्ट फॉरलिम्स जिराफ है वो लीव्स तक पहुंचने के लिए इनकेपेबल रहते हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट से एलिमिनेट हो जाते हैं। और वो जिराफ जिनके लॉन्ग नेक और लॉन्ग फॉरलिम्स है वो लीव्स तक पहुंच पाते हैं और वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करते हैं और उनको जो नेचर है वो फेवर करते हैं उनके सर्वाइवल को। सो डार्विन ऑल्सो स्टेटेड दैट इट्स द नेचर which decides on the selection or otherwise of particular individual for continued existence। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन। अब उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म है जिसके लाइफ में कुछ वेरिएशंस आए हैं जो यूज़फुल हैं उसके लिए, ताकि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो सके। तो वो जो वेरिएशन है अब उससे उसके नेक्स्ट जनरेशन या उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा या इनहेरिट होगा, ताकि वो जो ऑफस्प्रिंग है जब वो पैदा हो तो उसमें वो एबिलिटीज़ हो कि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर सके और सरवाइव कर सके। तो ये है सिक्स पोस्टुलेट, दैट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशंस। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ द स्पीसीएशन, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से जो यूज़फुल वेरिएशन है वो हर एक जनरेशन में अपीयर होते रहता है, ठीक है, और वो इनहेरिट भी होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। सो जो ये यूज़फुल वेरिएशन है वो हर एक जनरेशन में क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, और बहुत सारे जनरेशन्स के बाद ये वेरिएशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो एक नए स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर देगा। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन एवोल्यूशन क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और स्पीसीएशन ऑकर होता है बाय ग्रेजुअल चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। एक स्पीशीज़ है उसमें वेरिएशंस आ गए, देन उसके बाद वही वेरिएशन उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, फिर उस नेक्स्ट जनरेशन में दूसरा वेरिएशन आ गया, देन वो जो दो वेरिएशंस है उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गए, देन उसके ऑफस्प्रिंग में वो जनरेशन ट्रांसफ़र हो गया, फिर उसमें नया एक वेरिएशन आ गया, यूज़फुल वेरिएशन। तो इसी तरह जब बहुत सारे वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फाइनली जब
वहाँ पे आपको एक नया स्पीशीज़ देखने को मिलेगा जो टोटली डिफरेंट होगा किससे, अपने इंसेस्टर से, इन बिहेवियर, इन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरीके से क्या होता है, स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बोलते हैं। डार्विन ने स्पीसिएशन को डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का है, दैट इज़ ऑफस्प्रिंग विथ मॉडिफिकेशन भी कहा है उसने। तो स्पीसिएशन में होता क्या है, कुछ मेंबर्स रहते हैं पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के, जिनमें एक टाइप का वेरिएशन हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। तो उनमें एक अलग तरीके से वेरिएशंस आए होंगे, ठीक है। और कुछ दूसरे मेंबर्स होंगे उसी पॉपुलेशन के जिसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस हुए होंगे और वो अलग तरीके से अडाप्ट हुए होंगे इस इन्वायरमेंटल चेंजेस से, ठीक है। तो वो जो पहला वाला मेंबर है वो अलग तरीके से इवॉल्व होगा और जो दूसरा मेंबर है जिसमें अलग तरीके का वेरिएशन हुआ अलग तरीके से इवॉल्व होगा, और बहुत सालों के बाद ये दो मेंबर्स सेम पॉपुलेशन के वो अलग अलग स्पीशीज में उभर के आएंगे, ठीक है। दैट इज दे विल फॉर्म टू डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल पॉपुलेशन। तो these were the seven main postulates of Darwinism, that is geometric increase first, second limited food in space, third struggle for existence, fourth variations, fifth natural selection or survival of the fittest, seven inheritance of useful variation, and the last, that is the speciation, that is species formation. So these are some example of natural selection जैसे कि drug resistance bacteria, shape of beak in finches, the paper moth और differential color in beetles। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, नेचुरल सिलेक्शन के।